हेलो चैंपियंस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियंस वाला 3.0 में। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे जो बुक है हमारी इतिहास की दुनिया इसमें जो फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। फुल ऑब्जेक्टिव बुक का आज टोटल स्वाहा वीडियो होने वाला है जो ऑब्जेक्टिव का होगा। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला जो हमारा चैप्टर दिया है यूरोप में राष्ट्रवाद, एनसीईआरटी क्लास 10th का हिस्ट्री का टोटल ऑब्जेक्टिव आज हम लोग एक ही वीडियो में कवर करेंगे। पहला हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं यूरोप महादेश के अंतर्गत। चलिए इसी के साथ आगे वाला हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति 1789 में होता है तो बुर्बो राजवंश को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और फिर वियना सम्मेलन के द्वारा बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण बाधक देश जो था वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी कहाँ है, वियना। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला हमारा क्वेश्चन है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पेशे से गैरिबाल्डी एक नाविक था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट अपने टैलेंट के दम पर 24 वर्ष की उम्र में क्या बनता है, फ्रांस का राजा बनता है। तो यहाँ जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जालवेरिन एक संस्था थी। जालवेरिन एक संस्था थी, किनकी संस्था थी जी, तो व्यापारियों की संस्था थी जालवेरिन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। लौह और रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। यहाँ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो दिया है 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी, यूनान। यूनान प्रेरणा स्रोत रहा है यूरोप वासियों के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। कह रहा है 1829 ईस्वी में एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई है। एड्रियानुपुल की संधि किस देश के साथ हुई है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है तुर्की। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तुर्की, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसी के साथ पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरे चैप्टर में देखते हैं कि क्या कौन सा पार्ट है। दिया है समाजवाद एवं साम्यवाद। दूसरा चैप्टर का नाम है हमारा समाजवाद एवं साम्यवाद। चलिए इसके क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। तो यहाँ होता है 1861 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन 2 को दिया है जो सेम सेम लगता है, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग अलग होता है। दिया है ऑप्शन नंबर सी में रूस का सामंत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है रूस का सम्राट अर्थात कि रूस का राजा। तो यहाँ रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे, इनका जन्म जर्मनी में हुआ है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, रूस में हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन दिया है लुई ब्ला, दूसरा है सेंट साइमन, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा नंबर ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन। तो यहाँ जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स जो थे यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला देखिए क्वेश्चन दिया है वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, तो ये है लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, यह अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स यहाँ नहीं होगा और टॉल्स्टॉय यहाँ सही आंसर होगा। वार एंड पीस के लेखक कौन है,
टॉल्स्टॉय यानी लियो टॉल्स्टॉय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 19 है कि बोल्शेवी क्रांति कब हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नवंबर 1917 में हमारा बोल्शेवी क्रांति हुआ था। आगे है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किए हैं ट्राटस्की, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु होती है 1924 में। तो यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी में है 1924। यहाँ देखिए डी नंबर ऑप्शन भी 1924 है, इसको सुधार लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा 1929, ऑप्शन नंबर डी को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस की संधि हुआ था। चलिए अगला देखिए, यहाँ 2 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। चैप्टर नंबर 3 है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अब इसके क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? तो हिंद चीन क्षेत्र में आने वाला देश है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है अंकोरा वाट मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरा वाट मंदिर कहाँ स्थित है जी? जो हिंदू धर्म का सबसे विशालतम मंदिर है वो स्थित है कंबोडिया में, जिसका निर्माण करवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंबोडिया में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कह रहा है अगला क्वेश्चन हमारा कि हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो थे पुर्तगाली। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी है उनको क्या कहा जाता है? तो कुलून कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 दिया है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? क्वेश्चन नंबर 27 है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिंहानुक। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 28 का है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फान बोई चाउ, जो ऑप्शन नंबर बी है, फान बोई चाउ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 का है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रांस एवं वियतनाम के बीच 1946 मार्च 1946 में कौन सा समझौता होता है? तो यहाँ 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हनोई समझौता। हनोई समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था? क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसेल। रसेल जो थे ये दार्शनिक थे और अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था? तो यहाँ निक्सन था, उनका नाम निक्सन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। कह रहा है हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? प्रकृति का नाम बताना है कि हुआ हुआ आंदोलन किस टाइप का आंदोलन था। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी है, क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ हुआ आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यह इसी के साथ यह हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 जो दिया हुआ है भारत में राष्ट्रवाद। चलिए समझते हैं भारत में राष्ट्रवाद का पहला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में की। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है जो हूबहू एग्जाम में छप जाता है और वो डेट के साथ छपता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो यहाँ है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्वेश्चन नंबर 37 का है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन के समर्थन में शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताना है। यहाँ आंसर हो जाएगा सही बिल्कुल कि 1920 तुर्की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ, तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ 1930 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है 39 नंबर पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। पूर्ण स्वराज की मांग होता है लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी, तो 1925 में KB हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना की थी। यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो यहाँ बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह कब हुआ था, तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। यहाँ 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। रंपा विद्रोह कब होता है 1916 ईस्वी में। चलिए इसी के साथ हमारा अगला चैप्टर आ गया। कह रहा है 5 नंबर अर्थव्यवस्था और आजीविका। 5 नंबर चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब होता है, तो क्वेश्चन नंबर 43 का बिल्कुल सही जवाब है 1770 ईस्वी में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किए हैं हम्फ्री डेवी। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए 1851 बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ। तो भारत में पहली जूट मिल जो स्थापित होता है वो होता है कलकत्ता में। 46 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था। कोयला उद्योग बताना है कि भारत में सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1914 ईस्वी में कोयला उद्योग का भारत में प्रचलन शुरू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो होती है 1907 ईस्वी में होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 ईस्वी में होती है। अगला है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ 1910 ईस्वी में होती है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना 1910 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी जो दिया है 1918 बिल्कुल सही जवाब है। 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार करने का प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में होती है। और केवल कांग्रेस पूछता है तो यहाँ 1885 हो जाता है, लेकिन ट्रेड यूनियन कांग्रेस पूछा है तो 1920 सही जवाब है। 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो यहाँ 1881 में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित होता है 1881 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन जो अगला चैप्टर है हमारा शहरीकरण एवं शहरी जीवन। चैप्टर नंबर 6 है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। कह रहे हैं सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसका सही जवाब डी शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ी है। शोषणकारी प्रवृत्ति बढ़ी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है।
तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 54 का बी, प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ, तो संपत्ति का जमाव संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यहाँ अब 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था लागू की गई। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 57 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी शहरीकरण हो जाएगा। शहरीकरण को प्रभावित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 पर, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पाया जाएगा जी, महानगर में। महानगर में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। तो लंदन की आबादी जो लगभग है वो हो चुकी है अभी तक हमारा 40 लाख के आसपास हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू होती है, तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू होती है। तो 1870 इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया, बताना है। क्वेश्चन नंबर 61 का जवाब यहाँ हो जाएगा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग जो है बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 62 है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग ने किस वर्ग का शोषण किया, बताना है। तो ये मध्यम वर्ग का शोषण किया पूंजीपतियों ने। चलिए 7 नंबर चैप्टर है, कह रहा है व्यापार और भूमंडलीकरण। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप के बीच व्यापार होता था प्राचीन काल में। चलिए अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया। तो पहला विश्व बाजार के रूप में सबसे पहले उभर कर आने वाला शहर जो था अलेक्जेंड्रिया था। अलेक्जेंड्रिया, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को कह रहा है कि आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। सबसे बड़ी क्रांति का नाम बताना है कि जो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सी क्रांति हुई थी, तो ये औद्योगिक क्रांति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66 का है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो ये बिहार के किस क्षेत्र से गिरमिटिया मजदूर भेजे जाते थे, तो पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे गिरमिटिया मजदूर। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि किस विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल के किस समय आरंभ हुआ था। किस समय आरंभ हुआ था, तो बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही जवाब हो जाएगा 19वीं शताब्दी में। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था। जो विश्व आर्थिक संकट आया था तो किस वर्ष आया था, तो बताना है। इसका ऑप्शन नंबर सी 1929 हो जाएगा सही जवाब। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 69 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फांसीवादी नाजीवादी शासन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का है, ब्रिटेन वुड सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रिटेन वुड सम्मेलन जो होता है 1944 ईस्वी में होता है। चलिए अगला है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ। भूमंडलीकरण की जो शुरुआत हुआ है वो बताना है कि किस दशक में हुआ है। तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो होती है 1990 के दशक में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कह रहा है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो ये यूरोपीय संघ का उदय हुआ। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है इतिहास का जो लास्ट चैप्टर है उसको देखते हैं। कह रहा है कि प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। लास्ट चैप्टर का नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने पत्र यंग इंडिया का संपादन किया है। रिलेटेड नाम वाला एक और पत्र है जिसका नाम है न्यू इंडिया, उसको पूछता है तो उसका आंसर हो जाता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया पत्र का संपादन किया था और महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्र का संपादन किया था, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 74, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो यहाँ जो अमृत बाजार पत्रिका था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना रातों रात भाषा बदल दिया था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 75 है, कह रहा है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो ये आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने पहुंचाया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग जो थे उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो गुटेनबर्ग का जन्म जो होता है वो हुआ था, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ डी, गुटेनबर्ग। कौन सा क्वेश्चन था जी? क्वेश्चन नंबर हमारा 76 था। आइए यहाँ क्वेश्चन नंबर 76 पे, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो गुटेनबर्ग जो थे वो जर्मनी के थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुटेनबर्ग का जन्म। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने बाइबिल की सर्वप्रथम छपाई की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 77 का ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को किसने पहुंचाया था? तो कैक्सटन ने पहुंचाया था इंग्लैंड में मुद्रण कला को। कैक्सटन, कैक्सटन यहाँ याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है? यह कथन किसका है? तो यह इन्होंने बोला था, कौन जी? कि जो मुद्रण है, मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह कथन बोला था मार्टिन लूथर ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था बताना है, तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? मुद्रण की शुरुआत विश्व में सर्वप्रथम होता है चीन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों सामग्रियों की मांग बढ़ाई? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चीन देश ने मुद्रण, जो किसी भी देश में सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की सामग्री की मांग बढ़ाई, तो चीन ने बढ़ाई। चलिए इसी के साथ हमारा फुल हिस्ट्री बुक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होता है। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कमेंट कीजिए और बताइए हमारा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।